तो जैसे इन जनरली अगर हम बहुत अर्ली लाइफ की बात करें, बचपन कहाँ से स्टार्ट हुआ? टीचर बनने का सपना था या बाय डिफ़ॉल्ट वाली टीचर है? मैं बहुत मिडिल से भी नीचे परिवार का रहा हूँ। मेरे पास एक समय ऐसा था कि मैं अपने टीचर को पैसे देने के लिए मेरे पास 350 रुपये नहीं हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं अवधपुरी में एक कोचिंग चलती थी। मेरे लिए शायद 350 रुपये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे। तो उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। हाँ 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 10 बच्चे थे, मुझे आज भी याद है। मोनिका, गुंज, स्वाति और सिद्धार्थ। एक्चुअली उन बच्चों ने मुझे साथ कॉपरेट भी बहुत किया और उनमें से 4 बच्चे आईटी में सेलेक्ट हो गए। यही जो 4 नाम ले रहा हूँ ये आईटी में सेलेक्ट हो गए, सिद्धार्थ, गुंज, मोनिका और ये। संजीव राठौर क्लासेस कब बनाया? मेरी जर्नी बड़ा फ्लैक्चुएट रही है। हाँ हाँ तो मैंने एक छोटे कमरे से स्टार्ट किया। क्या टीचर्स का रिसेशन का दौर शुरू हो गया? एक दौर था तो इसी का जो कोचिंग मंडी में करोड़ों के पैकेज मिलते थे, क्या आज भी मिलते हैं? हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत खास होने वाला है। जो आज के जो मेहमान हैं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड हैं आप सभी के लिए। पहले तो गेस करो, जो लोग जानते हैं वो नाम कमेंट करें। आज हमारे साथ में है डॉक्टर संजीव राठौर सर, और इनकी केमिस्ट्री के बड़े चर्चे हैं। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम बोलें केमिस्ट्री, और ख़ासकर केमिस्ट्री के अंदर चले जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जो भी बच्चे नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जेई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो सर से आज बात करेंगे जो संजीव राठौर क्लासेस की जो पूरी जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या चैलेंजेस आए, और आप सभी के लिए क्या लर्निंग है। भाई किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, आजकल ऑनलाइन ज़्यादा खेल रहे हो, रील्स का ज़माना आ गया है सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू निखिल। आपका एक बहुत लंबा अरसा केमिस्ट्री के साथ बीता। तो जैसे इन जनरली अगर हम बहुत अर्ली लाइफ की बात करें, बचपन कहाँ से स्टार्ट हुआ? टीचर बनने का सपना था या बाय डिफ़ॉल्ट वाली टीचर है? आप ये कह सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट ही। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं जब स्टडी कर रहा था हाँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं टीचर बनूंगा। जी। एक्चुअली क्या होता है, कुछ आपके साथ परिस्थितियाँ ऐसे, जैसे मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर हाँ एक्सपायर कर गए थे। जी। तो उस मोमेंट पे घर का लोड मुझ पे था बहुत ज़्यादा। हम्म तो मैं स्टडी भी कर रहा था एंड देन उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने कहा कि क्या करूं। मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि मेरा आज मैं से यहाँ पे हूँ, मेरी सिस्टर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है। जी। उसने कहा भाई एक बात बता, तो कब तक पढ़ता रहेगा? हाँ तो घर के बारे में भी सोचना कि अब कैसे आगे की अर्निंग होगी। कि मैं बहुत हाँ मिडिल से भी नीचे परिवार का रहा हूँ। मेरे पास एक समय ऐसा था कि मैं अपने टीचर को पैसे देने के लिए मेरे पास 350 रुपये नहीं हुआ करते थे कि मैं अपने टीचर को कभी मैं 350 रुपये दे दूँ। मुझे आज भी याद है। और दूसरा, मैं सबसे बड़ा अपनी लाइफ का श्रेय अपने भाई को दूंगा। और मेरे टीचर हैं भभोल सर, NK त्रिपाठी, उन्होंने शायद काकादो में सभी को पढ़ाया है। हाँ वो मेरे, मतलब आप समझ लीजिए आज जो भी हूँ, हाँ खैर भगवान के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से। तो मुझे आज भी आज वो पल याद है कि मैं जब उनके पास पढ़ने के लिए गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। जी। तो मैं उनके पास गया कि मुझे सर पढ़ा दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे ही बोला था। तो उन्होंने, भाई कई सब स्टूडेंट ऐसे, भाई सबके लिए तो वो कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये किस स्टैंडर्ड की बात है, क्या एज रही होगी आपकी? मैं उसमें एक्चुअली मैं जेई की तैयारी कर रहा था। जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। फादर कब एक्सपायर कर गए, कितने मेरे छोटे थे फादर ना एक्सपायर कर गए थे 93 में। आप? आपकी एज क्या थी उस समय? मैं बहुत छोटा था, आप समझ लीजिएगा। तो मैं उस मोमेंट पे मैंने 12th ही किया था। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे पढ़ना है आपसे। तो कहने लगे कि फीस ये है। तब उनकी सर की फीस मंथली होती थी 350 रुपये। 350 रुपये होती थी। तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझसे, मैं आपसे कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पास नहीं दे सकते हो। मैं ऐसे ऐसे तो कोई भी स्टूडेंट कहकर, मैंने कहा सर मैं रियली मेरे पास पैसा मुझे नहीं नीड है। है। तो मैं दुखी भी था। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करना, कल आना तो मैं देखता हूँ कि क्या करना है मुझको। मैंने कहा ठीक है सर। तो सेकेंड डे ऐसे अनफॉर्चुनेटली बरसात बहुत हो रही थी। जी। तो मैं भीगते हुए उनकी क्लास में गया। तो उस मोमेंट पे उन्होंने कहा कि देखा कि यार ये बंदा भीगता है। तो मैंने कहा सर मेरे पास रियल पैसा नहीं है। मैं थोड़ा दुखी भी था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैं तुझे पढ़ाऊँगा। और आज भी उनके सिग्नेचर की हुए रजिस्टर मेरे पास आज भी। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैं तुमको पढ़ाता हूँ। और मुझे 350 रुपये उन्होंने मतलब सिग्नेचर लिख के दिए कि हाँ ठीक है तुम क्लास अलाउड हो। अलाउ कर दिया। अलाउ कर दिया। मैं उनकी क्लास में कंटिन्यू जाता रहता था। और आज जो भी मैंने केमिस्ट्री सीखी वो सब उन्हीं से सीखी।
तो फिर मैंने वो धीरे से जर्नी स्टार्ट करी। तो तब उस मोमेंट पे मेरी सिस्टर ने, जब मैं स्टडी भी कर रहा था आगे, जी। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि भाई तू घर में पैसे नहीं है तो अब क्या करेगा, तो कुछ तो सोचना आगे के लिए कुछ कि तो कब स्टार्ट तक करें, हाँ। कुछ तो करेगा पढ़ाने के लिए। सिस्टर बड़ी थी आपसे? हाँ यार, सिस्टर मेरी बड़ी थी और उसने मुझसे कहा कि भाई घर का खर्चा, पापा एक्चुअली मेरी सिस्टर की उसमें शादी नहीं हुई थी, मैरिड नहीं थी, वो ओके। अनमैरिड थी। हाँ हाँ। तो उस मोमेंट पे फिर मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो कहने लगे कि भाई तू पढ़ता भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब अपनी पढ़ाई को तो रोक, लेकिन कहीं ना कहीं तुम जो है ना कहीं तुम अपनी कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचो कि कैसे कमाना है। तब मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने 2-3 कोचिंगें पकड़ी, क्लासेस पकड़ी, मतलब जो मैं घर में जाके पढ़ाने लगा, मैं अपना समय भी निकालता था, गया पढ़ाने। तो फिर मुझे आज भी याद है, मैं अवधपुरी में एक कोचिंग चलती थी और वहाँ पे मुझे तो कई बच्चे थे, एक श्री कॉम्फेट करके फिजिक्स चलाता था वो बंदा। उस बंदे ने मुझको कहा कि ये तुम एक काम करो कि मैं तुमको, मेरे लिए शायद 350 रुपये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे, तो उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा। तो 10 बच्चे थे, मुझे आज भी याद है, मोनिका, गुंज, स्वाति और सिद्धार्थ। मैं जो आज नाम भी उनके आपको नाम आज, मुझे याद है। अरे तो वाह। मैं उनको पढ़ाने गया, तो मैं तब उसने उस मोमेंट पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि सरीश ने जो कहा, जो चला रहा था कोचिंग, तो मैंने उससे ये कहा कि मैं मुझे पढ़ाना है। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, आप पहले पढ़ाइए एंड देन देखते हैं। तो नेचुरल बात है, मैं पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, और धीरे धीरे मैं एक्चुअली, उन बच्चों ने मुझे साथ कॉपरेट भी बहुत किया और उनमें से 4 बच्चे आईटी में सेलेक्ट हो गए थे। यही जो 4 नाम ले रहा हूँ ये आईटी में सेलेक्ट हो गए थे, सिद्धार्थ, गुंज, मोनिका और ये वो पहले गुंज। पहले स्टूडेंट पहले स्टूडेंट, तो जो 10 में से 4 सेलेक्ट हो गए थे। तो जब 4 सेलेक्ट हो गए तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। लेकिन आपको बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे 8 मंथ शायद मैंने पढ़ाया था, मुझे 800 रुपये बंदे ने दिए थे कि मेरा कमिटमेंट आपसे नहीं था कि मैं कितना पैसा आपको दूंगा। तो वो बच्चे जो मेरे यहाँ सेलेक्ट हुए थे उनको मालूम था कि सर को पैसे नहीं दिए हैं और इनको रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगने लगा था। तो उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होने लगा। उन्होंने कहा मैं सर आपको मैं फीस अपने पास से घर से ला के दूंगा, क्योंकि ये मैटर उनका नहीं, वो दें या ना दें, डजेंट मैटर, मैं आपको, मैंने कहा नहीं, तुम पढ़ रहे हो, बस तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे, भाई मेरे लिए यही चीज़ है। वही बस अचीवमेंट है। सेलेक्ट हो गए। वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैंने एक अवधपुरी में कोचिंग थी, मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की और मैं वहाँ पढ़ाता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं पढ़ाता तो मैं सुबह क्लासेस जब करता था तो वहाँ से मैंने जर्नी, पूरे दिन में सिर्फ मात्र 2 समोसे खा के रहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। 2 समोसे खा के और मैं पढ़ाता था। वहाँ मैंने ऑल इंडिया रैंक, मुझे आज भी याद है, ऑल इंडिया रैंक मैंने वहाँ से 14 दी थी अभिषेक सिंह की। ऑल इंडिया रैंक 40? यस। उनके फादर रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी में। जब उसकी ऑल इंडिया रैंक 14 आई थी मेरे यहाँ से, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप करता रहा कि नहीं, मुझे पढ़ाना चाहिए। और फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। संजीव राठौर क्लासेस कब बनाया? उस मोमेंट पे मैंने क्या किया कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं फिर, मेरी जर्नी बड़ा फ्लैक्चुएट रही है। हाँ हाँ। तो मैंने फिर उस मोमेंट पे अजय नारकर थे जिनकी डेथ हो गई, और वो मतलब फिजिक्स बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा सेलेक्ट होता है और आपको कानपुर में ऑल इंडिया रैंक अच्छी दे दें, तब उसमें ऑल इंडिया रैंक कानपुर से आती बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने ऑल इंडिया रैंक 14 दी तो उस मोमेंट पे अजय नारकर को मालूम चला कि एक महर सिंह चौहान जो मैथ्स के हैं, आईटी कानपुर के, मेरे सीनियर हैं, मतलब वो, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सुना है मैंने। हाँ, तो वो मुझे एक्चुअली, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तेरी केमिस्ट्री के बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम आ जाओ। तो उस मोमेंट में एक से एक ब्रांड थे। और मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग सा महसूस होता था कि उस मोमेंट पे बबुल सर भी पढ़ा रहे थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ। तो मुझे बड़ा अंदर लगता था अगर मैं भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तब महर सिंह चौहान ने मुझसे यही कहा कि नहीं यार, तू पढ़ाए, तुम नहीं पढ़ाओगे। तो आर के वर्मा जी थे, बबुल सर थे, बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर और भी थे। लोग रहे होंगे। हाँ, जिनके नामी ग्रामी टीचर थे। तब वो अपने साथ मुझे लेके आया। फिर अजय नारकर को मालूम चला कि ये बंदे की केमिस्ट्री अच्छी है, लोग फीडबैक देने लगे उस मोमेंट पे। तब उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम इंडिविजुअल डालो और मैं तुम्हें प्रमोट करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा। महर चौहान जी ने कहा? महर सिंह और अजय नारकर ने, अच्छा, दोनों ने कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। मतलब वो फिजिक्स से
और मैथ्स के मैथ्स वो से। थे। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो अब नया, हाँ। और फिर आगे तुम अच्छा कर सकते हो। बाकी बच्चे फीडबैक तुम्हारा अच्छा दे रहे थे। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक छोटे कमरे से स्टार्ट किया। आपको वहां से आइडिया लग गया, मतलब जब कोई सामने से खुद आइडिया नहीं लग यस, रहा था कि हम हाँ, इतना बड़ा कर कर सकते हैं। सकते हैं। एक्चुअली हाँ क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको सेटअप डालने के लिए आपके पास मनी जरूरी हाँ होती हाँ है, हाँ, बैकअप पैसा चाहिए बहुत होता है। जरूरी हाँ। होता है। तो मेरे पास नहीं था। तो जो इंसान 2 समोसे खा के पूरे दिन स्ट्रगल करता हो, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी माँ के सामने, मुझे पहली तन जब मिली थी 7,500 रुपये, तो मैं जब 7,500 रुपये मैं लेके मिली, तो मैंने पॉकेट में रखा 7,500। मैं बार बार उसको छू के देख रहे थे, यार मैंने वो 7,500 रुपये कमाए। वो 7,500 ना बड़े मोटे वाली मोटे फीलिंग वाले, आती है। यस, हाँ। मुझे, हाँ, तो मैंने लाके मम्मी के हाथ में रखे कि मम्मी देखो मैंने ये 7,500 रुपये कमाए। मम्मी मेरी बहुत खुश भी हुई। और उस मोमेंट पे मुझे फॉरेन का ऑफर भी मिला था बाहर जाने का, लेकिन फादर एक्सपायर कर गए थे। उन्होंने हमसे एग्रीमेंट करने के लिए कहा था कि मैं एक एग्रीमेंट आपके साथ करूंगा कि आप, जर्मनी का था, कि आप 5 साल नहीं छोड़ सकते हैं कंपनी। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर में परिवार को नहीं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो आप बाहर नहीं गए। नहीं गया मैं वहाँ से। मैंने, अब थोड़ा सा काकादेव में आएंगे। काकादेव एक बड़ी जानी मानी कोचिंग मंडी है। एक समय था, एक दौर ऐसा भी रहा कि बिकॉज मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, तो कोटा के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आता था आईआईटी जेई के लिए और नीट के लिए, तो कानपुर का मैं नाम यहाँ जरूर आपको आता था। टोकूंगा। एक्चुअली क्या है, कोचिंग काकादो को बसाने वाले ही हम लोग हैं। सबसे पहले नाम काकादो ही आता था। जो ऑल ओवर इंडिया रैंक आती थी, ऑल इंडिया रैंक 4th, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक, मैंने भी ऑल इंडिया रैंक 22 दी है, 24 दी है, 36 दी है, 71 दी है, 94 दी है, 68 दी है। तब जो रैंकें आती थी वो काकादेव से ही आती थी। मतलब जो रिजल्ट्स या वो, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो वो उस दौर में काकादो रही। काकादो ही था। एक्चुअली काकादो को बसाने वाली हम ही 4-5 टीचर रहे। हाँ। तो उस मोमेंट पे फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपसी एक्चुअली एक फिर हब बनता चला गया। हाँ, और भी लोग आने लगे। यस, हब बनता गया काकादो। और रीज़न ये था कि उस मोमेंट पे कि आप लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग ने फिर बच्चों पे ना, एक्चुअली हम लोग क्वालिटी के साथ साथ हम लोग क्वांटिटी पे भी चले गए। एक एक क्लास में 500 बच्चे, 600 बच्चे हाँ, स्टार्ट होना। फिर धीरे से हमने ये देखा खूब कि थिएटर वाली स्टाइल में हाँ, पढ़ाया है। 600 बच्चे एक क्लास में, 800 बच्चे एक क्लास में होना। तो उस मोमेंट पे हम लोग के पास बच्चे, ये स्ट्रेंथ रहती थी। तो फिर धीरे धीरे फिर ये देखा कि काकादो भी धीरे धीरे स्टैंड बाई, एक्चुअली एक इंड्यूस इफेक्ट होता है। तो वो क्या हुआ कि काकादो से फिर कोटा में भी कई बच्चे जाने लगे। हाँ, मूव होने कोटा लगे। से भी, एक्चुअली कोटा को बसाने वाले थे बंसल साहब, हाँ, बंसल साहब थे। उन्होंने स्टार्ट किया। तो वहां से भी रैंकें आने लगी। तो फिर धीरे धीरे कोटा भी मूव करने लगा बच्चा। मतलब बच्चे रिजल्ट्स देख के आते थे। हाँ, बच्चे रिजल्ट देख के आते हैं। एक्चुअली होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ तक कि चाहे टीचर हो या एक डॉक्टर हो, किसी भी इंसान को पहले उसके बारे में फीडबैक लेना चाहिए, तभी जाना चाहिए। तो जब फीडबैक मिलता था, तो आज के डेट में क्या देखता हूँ मैं, स्टूडेंट को ही भेजता है। माउथ पब्लिसिटी। बहुत पब्लिसिटी होती है, क्योंकि आप अगर, अब तो खैर ब्रांडिंग का हो गया, जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। नहीं, वो जैसे तो, अगर मैं आपकी बात करूं, इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, बट आपका एक बोले अंडररेटेड वाला जो टीचर हो का एक वो फेस होता है, वो है कि जो जिसके घर में अगर कोई एक पढ़ गया आपसे, तो फैमिली के जो बच्चे हैं, मतलब बोले अगर पूरे खानदान के में जो भी बच्चे हैं अभी तक, तो वो कंसिस्टेंटली आपके पास आज भी आते हैं। ये वही होता है कि देखिए फेथ होता है, वो फिर फेथ बन जाता है। कि एक्चुअली क्या होता है कि अब जैसे हम लोग ने भी अगर पढ़ाया, तो माउथ पब्लिसिटी आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे देखिए सेलेक्ट होते हैं, फिर वो 4 जगह वही रेफर करते हैं कि नहीं मैं यहाँ से सेलेक्ट हुआ, आप वहीं जाइए। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, एक तो कॉमर्शियल्स भी ज़रूरी हैं कि अगर कोचिंग की फील्ड की बात करें, फीस तो सारे पे करते हैं, बट किसी बच्चे के फेस पे आपको एज एन टीचर इतने दिन से आप पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा क्लिक किया हो यार कि इसमें वो बात है, ये रैंक निकाल सकता है? बहुत, जैसे अभिषेक है हमारा, IIT कानपुर से उसने बीटेक किया, IIT कानपुर से उसने एमटेक किया। अब मुझे नहीं लगता कि उसके फीडबैक उसके फादर के बारे में मुझे बताना चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत ही गरीब परिवार का बंदा है। और बहुत मेहनत की बहुत मेहनत करी। उसने IIT में सेलेक्ट हुआ, उसने बीटेक किया, IIT से ही एमटेक किया, एंड देन उसके बाद US चला गया। और US में उसने PhD करी वहाँ से, और PhD करने के बाद वहाँ पे इस समय प्रोफेसर हो गया है। ग्रेट। और अच्छा खासा कमा रहा। आज भी मुझसे बात होती है तो बड़ा खुश रहता है कि कहाँ से लाइफ मैंने स्टार्ट करी, कैसे तो बदल गया। बदल गई। बच्चों को आप फ्री भी पढ़ाते हैं? हाँ, एक्चुअली होता है क्या, देखिए होता है क्या, ये जो बच्चे गरीब हैं
और जब मुझे लगता है कि देखिए गरीबी जिसने देखी होगी वही चीज़ों को समझ सकता है। वो तो टच वो आता है। टच आता है, तो वो देख के पता लग जाता है कि कौन झूठ बोल रहा, कौन सही बोल रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे मालूम होता है कि मुझे चीट कर, हम कहते हैं ठीक है, जहाँ इतने लोग पढ़ रहे हैं वहाँ लोग पढ़ लेंगे, ठीक है एजुकेशन ही तो है, ठीक है पढ़ो पढ़ो। पहले के स्टूडेंट्स में और अब के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क देखने को मिलता है? पहले के स्टूडेंट में और आज के स्टूडेंट में, आज की डेट में, आज की जो एक हम ये कह सकते हैं जो न्यू जनरेशन पहले के स्टूडेंट में होते थे कि वो जब सेलेक्ट होते या कुछ भी होते थे हाँ तो एक टच होता है। जैसे आपके आज भी आते हैं जो पुराने स्टूडेंट, मेरे कई स्टूडेंट बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, आज भी आते हैं तो मेरे बगल में नहीं बैठ सकते हैं, बैठते ही नहीं है, कितना भी कहता है अरे बैठ जा, नहीं। अभी जैसे एक पीसेस, मुझे मैं लखनऊ गया था, तो मेरा एक स्टूडेंट पीसेस ऑफिसर हो गया, एसडीएम है, तो वो उसने मुझे देख लिया, मैं उसको नहीं पहचान पाया, वो बहुत पुराना, मुझे लगता है कि 2012 का स्टूडेंट होगा वो। तो उसने मुझे देखा और देखने के बाद आके उसने मेरे पैर छुए, अपने बेटे से कहा कि पैर छू सके हैं, छोटा सा, तो उसने भी मेरे पैर छुए। और पैर छूने का एक अंदाज एक्चुअली जो होता है क्या ना, एक आज के डेट में जो टच करते हैं लोग, आज के डेट में होता है कि हाथ मिलाते हैं। हाँ तो उसने मुझे बताया कि सर मैं आपसे इस सन में पढ़ा हूँ, मैं ऐसे में एसडीएम हूँ, और मैं आज जो भी हूँ आपकी बदौलत, तो मुझे आपकी बातें आज भी याद आती हैं। तो अब आज की डेट की जनरेशन क्या आती है, जो सेलेक्ट हो जाती है तो वो सीधा हाथ मिलाने की कोशिश करती है। तो उसको लगता है कि जो जैसे टीचर और एक स्टूडेंट वाला जो गैप था वो एक नेक्स्ट जन, आप ये कह सकते हैं जनरेशन गैप है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा एक जनरेशन गैप है। पहले क्या होता है, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते थे, जैसे मेरे पास जो पहले स्टूडेंट आते थे, पंडित दीनदयाल के बहुत थे, मैंने और जितनी भी रैंकें अच्छी दी है, बहुत सारी रैंक है। जैसे मेरे पास ऑल इंडिया रैंक मुझे आज भी याद है 20 थी पंडित दीनदयाल की, जी और 144 थी, और 6 और आपके 60 पंडित दीनदयाल के बनते थे। तो उनका क्या करता, हिंदी मीडियम का है वो? हिंदी मीडियम का है। तो उनका क्या होता था, एक हिंदी मीडियम थे तो उनको एक अलग ही संस्कार थे। जैसे हम ये कह सकते हैं आना, पहले पैर प्रॉपर छूना। आज की डेट में आप कभी देखो न्यू जनरेशन जो है वो कभी आपके नीचे थंब को टच नहीं करेंगे, वो आपको यहाँ पैरों पे टच करेंगे, हाँ, वहाँ तक और कोशिश करेंगे सेलेक्ट हो गया, हेलो हाय सर, एंड तो वो कैजुअल gap हो है। गया थोड़ा सा। वो गैप है, लेकिन खैर ठीक है, समय के अनुसार बदलती चीज़ें, तो हम ये भी नहीं कह सकते रूढ़िवादी टाइप के हैं, ठीक है। हाँ, अगर टीचर्स में देखें, जैसे कि स्टूडेंट में एक चेंज आया है, टीचर्स में क्या चेंज आया है? अब तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट में प्लेयर्स आ गए हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी आ गए हैं, तो एक तो पढ़ने वाले भी बदल गए, पढ़ाने वाले भी बदल गए, तो जो टीचर्स का अगर हम देखें तो वो चेंज क्या है? देखिए टीचर, देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, वो डे बाय डे निखरती है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जैसे इतने साल हो गए तो हम लोग को पढ़ाते हुए, तो मुझे लगता है कि वो उसमें और शार्पनेस है। अब आज के डेट में क्या जो कारपोरेट कल्चर आ गया है वो एक टोटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब होता क्या है, देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो अच्छे टीचर हैं वो एक जगह सेंट्रलाइज हैं, और उनकी फ्रेंचाइजी बिक रही है, आप ऐसे बोल सकते हैं। हाँ और आप अगर मैं ये कहूँगा कि जो टीचर्स इंडिविजुअल, एक्चुअली हमारा जो मानना, हमारी एक सोच है कि आज के डेट में जो इंडिविजुअल कमांडिंग होता है सब्जेक्ट में, वो परफेक्शन इंडिविजुअल होता है। कि अब मैं अगर ये सोचूं कि मैं उसी में आपको, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, तीसरा सब्जेक्ट अगर खराब है, तो फिर आपको उसको ज़बरदस्ती बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस जगह हो इन्वॉल्व। और पहले के जो टीचर तो और आज के टीचर में मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन हाँ, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी बहुत डिफरेंस है। क्योंकि एक्चुअली होता है जो आई कांटेक्ट होता है बच्चों के सामने, वो उसका डिफरेंस अलग है। जो ऑनलाइन होता है, क्या होता है, हम सत्संग सुन रहे हैं, और जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, आप तब तक नहीं सिलेक्ट होंगे। हाँ, आई कैचिंग की जो बात बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा और ब्रीफ करिए। आई कैचिंग क्या, जैसे क्लास में बच्चा बैठा है, जैसे होता क्या है, जैसे आप कभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका एक्सप्रेशन बता देता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, और बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब वन वे डिलीवरी हो गई है, हाँ, पहले टू वे था। हाँ, तो उसमें पहले आप बीच में निकाल के उसको डांट भी सकते थे, तो वो खत्म हो गया कहीं। हम लोग एक्चुअली होता क्या, जब ऑफलाइन होता था तो उसमें ऑफलाइन में क्या, हम लोग में क्या है कि जैसे उस मोमेंट पे हम उसके असाइनमेंट एंड काम को चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस देख रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऑनलाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप बैठे हैं अपना, आप लेक्चर देख रहे हैं, देखते रहिए, आप प्रैक्टिस, आप सिर्फ केवल अगर आप सिर्फ चीज़ों को थ्योरी समझते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आप नहीं, क्योंकि आपको उसका इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। भाई आप जब तक उस चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप नहीं सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि डे बाय डे अब चीज़ें बहुत स्मार्ट होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं अगर एक पहले पुराने समय की बात करें तो एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहता था। हाँ, यस।
कि मुझे जो लग रहा है कि जब आप भी मतलब पुराने बैचेस में अगर देखेंगे 2010 से 15 के आसपास वाले, तो आपको याद रहता होगा कि ये बच्चा है, इस पे मुझे वर्कआउट करना है अलग से। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं जब मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी करी थी तो मेरे 4 नाम आज भी मुझे याद है, सिद्धार्थ, स्वाति, मोनिका और गुंज। ये चारों आईआईटी में सेलेक्ट हो गए थे और अभिषेक जिसकी ऑल इंडिया रैंक 14th आई थी। तो होता क्या था ना कि हम फिर उस मोमेंट पे बच्चों के साथ क्या होते थे कि कांटेक्ट में बने रहते थे। क्या हो, जैसे हमारे अनुज मिश्रा है, उसने बहुत अच्छा नाम कमाया और आज भी बहुत अच्छा किया। उसने आईआईटी कानपुर से इसने बीटेक किया। तो एक और मेरा स्टूडेंट है जितेन, जिसने शायद करनाल में बहुत बड़ी कोचिंग खोल ली है, बहुत बड़ा नाम है उसका। तो वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है, वो आज भी मुझे इतना रिगार्ड देता है, फ़ोन करता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि जो मुझे फ़ोन ना करे। तो मुझे होता है क्या, जैसे विश करना, बर्थडे है, बाकी गुरु पूर्णिमा है, हमेशा तो वो बच्चे मानते हैं, रिगार्ड देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अभी डिफरेंस तो है ही अंतर है, अभी रह गया हाँ, कहीं ना कहीं। difference है। काका, कोचिंग मंडी की बात करें तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहले से डिग्रेड हुई है, घटी है? नहीं, टीचर तो आज भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं, आप अगर ये बात कहें कि पहले के स्टूडेंट में डिग्रेड हुआ है, इन टीचर में इन नहीं। टर्म्स ऑफ क्वालिटी यस, या क्वालिटी। क्वांटिटी? नहीं, क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी। क्वांटिटी तो एक डजेंट मैटर। होता क्या ना कि एक्चुअली आपके पास क्वालिटी अच्छी है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप रैंक तो आज भी दे रहे हैं। जैसे आज भी काकादो में कुछ बहुत से अच्छे टीचर्स हैं जो आज भी इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, उनको भी बहुत से ऑफर मिले हैं कि आप आ जाओ, मैं इतने करोड़ों का पैकेज दूँ। नहीं गए। क्यों नहीं गए? उसका एक रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से जर्नी स्टार्ट करके हम लोगों ने बहुत यहाँ तक आके पहुँच गए कि अब आप मनी मैटर नहीं कर रहा है। बहुत बहुत ऑनेस्टी बोलूँ, अब ये लगता है कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको भी ऑफर्स मिले? बहुत मिले, सब 2 जगह? घंटे के लिए ऑफर मिले अच्छा। कि आप 2 घंटे से आप हमें दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को नाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने नाम बड़ी मुश्किल से कमाया है, हाँ, मैं बनाया है। बनाया है। मैं नाम नहीं दे सकता। और दूसरा, नौकरी में और सेल्फ सेटिस्फैक्शन में बहुत डिफरेंस है। हाँ, उसमें नाप तोल के देना है। हाँ, यस। और इसमें क्या है कि जब अपना है तो देन आप पूरे अंदर से सोल कनेक्ट से आप कर रहे होते हो भाई चीज़ें। देखिए, हाँ। होता है कि आप किसी के यहाँ जब पढ़ा रहे हैं तो आपको फिर ये लगता है ना कि आप एक लिमिटेड टाइम में आप बच्चे को डिलीवर करना, आप खुल के नहीं। यहाँ क्या होता है, हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये लगता है ये मेरा बच्चा है। हम उसके साथ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं, हम उसके साथ और भी 2 घंटे की जगह 3 घंटे। हाँ, तो टाइम लिमिटेड। फिर एक दिमाग में ये आ जाता है ना लोगों के अंदर। देखिए, अगर मैं नौकरी करूंगा तो मुझे ये लगेगा यार मुझे जितना पैसा मिल रहा है मैं उतना ही काम करूंगा। लोगों की सोच ऐसी है, हाँ, हाँ। हो जाती है कि मुझे इन सबको करने से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। अब आजकल उस तरह के पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि साहब इसको पीटो डांटो कुछ भी करो, नहीं, सिलेक्शन करा कई दो। आते हैं, कई आते हैं और जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कई आते हैं। उनको ये होता है भी गार्जियन कि आप, मैंने आपके बच्चे, अपने बच्चे को आपके पास सुपुर्द कर दिया, आप जैसा भी बनाना चाहे बना। लेकिन कुछ आज भी ऐसे भी आते हैं कि जो पहले ये देखते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कोचिंग में क्या, क्लासरूम में आपके Luxuriness एसी लगा देखते हैं। है कि नहीं लगा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो वो एक्चुअली वो दिखाने का ज़माना है, हो गया। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं जो आज भी सेलेक्ट होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों में मैटर नहीं करता है। एक वो बड़ा यादगार पल रहता होगा ना जब पेरेंट्स आपके पास कभी आया हो डे वन पे और उसने आपको अपने बच्चे को सौंपा और देन उसका फिर सिलेक्शन हुआ, फिर जब वो दोबारा आया हो तो एक वो होप रहती है उनकी आंखों में, वो एक। बहुत से होते हैं। एक मुझे आज भी याद है कि मैं आपको हमारे एक हेमंत लड़का था। देखिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं जो कलेक्ट होते हैं तो वो अंदर से जुड़े होते हैं। हेमंत मेरा एक स्टूडेंट था जिसकी आईआईटी में 900 समथिंग रैंक थी। तो वो बहुत गरीब थे, तो उनके फादर के आंखों में आंसू थे, गला भरा हुआ था। तो मुझसे कहने लगे मुझे आपसे अकेले एक पर्सनल बात करनी है। हाँ। मैंने कहा बताइए क्या बात करनी। कहते मुझे आपसे बच्चे के सामने बात नहीं करूँ, अलग बात करनी है। मेरे साथ अंदर गए, मेरे ऑफिस में गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10-10 रुपये उस 1-1 रुपये के उन्होंने, ऐसे चिल्लर थे, उन्होंने मेरे टेबल पर रख दिया है कि सर मेरी यही पूंजी, मेरे पास से ज़्यादा नहीं है और मेरे पैरों पे। तो मुझे बहुत तकलीफ भी हुई क्योंकि फिर वही बात है ना, जिसने फेस देखा होता ना उसको चीज़ों को रियलाइजेशन होता है। मैंने उनको पैसे वापस किए, हिम्मत एंड नहीं देन आपकी लेने की? वापस किए। मैंने कहा नहीं, इस बच्चे की सारी पढ़ाई, फिजिक्स और मैथ्स की भी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मैंने पढ़ाया, उस बंदे ने कर अपने फादर की मजबूरी को समझा, सेलेक्ट हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी वो जब भी कभी आते हैं तो गांव से देसी घी लेके आते हैं। क्या बात है। मतलब पढ़ाओ एक बार और घी बार बार पाओ। वो एक एक्चुअली देखिए होता है ना, एक फेथ होता है बाकी। वो रिलेशन बन गया ना जी आपका। हाँ, क्योंकि उनका कैरियर जो बन गया ना बच्चे का,
वो आप किसी, भाई देखिए होता है क्या ना, जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो फिर एक वो, आप समय की कीमत है, पैसे की नहीं है। पुराने लोगों का एक कनेक्ट उसी तरह से एक जाहिर करने का एक तरीका होता है कि अब जा रहे हैं तो देन। हाँ, मैं मना भी करता हूँ उनको कि नहीं नहीं, कहते नहीं, मेरे बच्चे का फ्यूचर आपने बनाया। जैसे आज मैं भी हूँ, तो मैं ज़िंदगी भर भगोल सर का एहसान कभी नहीं छोड़ भूल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया। आज भी मैं, तब आप अभी सर हैं। हाँ अभी भी हैं। जिस वक्त मैं उनसे जब भी मिलता था, मुझे उनके कभी पार्टी में जाता था तो मिलता था, मुझे बड़ी शर्म आती थी, मैं उनसे फेस नहीं मिलाता था। कभी आपको मिलवाऊँ उनसे पूछिएगा जी जी। कि मैं हमेशा फेस नीचे कर देता था। और मुझे बड़ी अंदर से लगता था कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं आज उनका कंप्यूटर खड़ा हूँ, मुझे अंदर से गिल्ट होता था। तो मैं उनके पास एक दिन गया, मैंने कहा सर कि मैं ये चाहता हूँ आप प्लीज़ मेरे साथ पढ़ाइए। तो उन्होंने पहले तो मना किया कि नहीं बेटा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा, बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं और मेरा भाई दोनों ने, तो वे तैयार हो गए। उन्होंने मेरे साथ कम से कम 10 साल पढ़ाया। 10 साल उन्होंने पढ़ाया। ये मैं एक तरीके से, मैं मुझे बड़ा बहुत बड़ी अच्छा लग बात रहा। है। हाँ, मेरे साथ उन्होंने 10 साल उनका ये भी पढ़ाया। बहुत बड़ा बड़प्पन रहा है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट के पढ़ाया। साथ देखिए पढ़ाया। डिपेंड करता है ना कि आप जैसे सम्मान दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किसी को कितना रिगार्ड दे रहे हैं, उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। और आज की डेट के भी बच्चे ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है नई जनरेशन वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज की पीढ़ी में भी अच्छे हैं, वो इतना रिगार्ड देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और जिसको नहीं देना होता, देखिए वो नहीं देता है। तो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, वो नहीं पढ़ने वाले होते हैं। तब से आज तक केमिस्ट्री किसी और के साथ पढ़ाई है, सिर्फ उन्हीं के साथ पढ़ाई है और इंडिविजुअल? नहीं, मैंने केमिस्ट्री कभी जो भी हुआ मेरे साथ, मैं बबुल सर को अपने साथ लेके आया, हाँ हाँ। पर बबुल सर के साथ मैं कभी किसी के साथ मैंने नहीं पढ़ाई है, कभी नहीं। वो भी केमिस्ट्री पढ़ाते थे? मेरे गुरुजी रहे हैं वो ये बबुल सर। तो वो भी केमिस्ट्री पढ़ाते थे, आप भी केमिस्ट्री हाँ, पढ़ाते मैं थे? एक्चुअली मुझे उन्होंने ही पढ़ाया था। ओके। तो मुझे बड़ा अंदर से एम्बैरेसिंग होता था कि मैं जिनसे पढ़ा हूँ, जिन्होंने मुझे कभी 300-350 में मुझे फीस माफ़ करी, और मैं उनका कंप्यूटर खड़ा हूँ, मुझे बड़ा अंदर से खराब लगता डाइजेस्ट था। नहीं होता हाँ, नहीं होगा। होता था। तो फिर मैं उनके घर गया था। काकादो में वो भी दौर था कि लग्जरी कार्स लोग देख के एडमिशन लेते थे, टीचर्स हाँ, को सिलेक्ट करते थे। हाँ। मैंने वो भी किया है मेरे पास एक्चुअली। मैंने फिर वो, मैंने कहा ना कि मैंने जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी और डेडिकेशन से दिन भर पढ़ाता रहा। और पढ़ाने के बाद मैंने फिर, मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहले जो मुझे खुशी हुई थी, मैंने मारुति कार खरीदी थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कॉर्ला खरीदी, एंड देन उसके बाद मैंने मर्सिडीज़ खरीदी, और उसके बाद फिर मैंने मर्सिडीज़ के बाद BMW खरीदी, एंड देन मैंने जगुआर एक्सएल खरीदी। ग्रेट। तो मैं आज भी बच्चों से कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, मैं शो ऑफ करने का मुझे नहीं तरीका आता है, मैं शो ऑफ करता ही नहीं हूँ। तो बच्चे जैसे सिलेक्ट करते थे, ऐसा होता था या सिर्फ कहने वाली बात यस है? होता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मैंने कहा ना, देखिए 2 तरीके की एक होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं कि देखिए टीचर किस गाड़ी से उतरा। ये भी कई देखते बार हैं। ऐसा भी हुआ कि मुझे जगवार से उन्हें उतरते देखा कि ये टीचर है, तो लेके एडमिशन लिया। लेकिन मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज भी कभी होता तो मैं जैसे मारुति, तो मैं जनरली मारुति से ही आता था। मेरा दोस्त मुझसे कहता भी था कि यार तू बड़ा कंजूस है कि तुम जगवार है, तुम्हारे पास इतनी गाड़ियाँ, तो क्यों नहीं चलता। मैं इससे कहता था यार यार क्या करना, मुझे आना ही तो, मुझे पढ़ाना ही तो है। क्योंकि ये शो ऑफ करने से, मैं आज भी क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ कि अगर तुम चाहे लोगे तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं था एक समय, आज उसने ये सब चीज़ें खड़ी कर दी, सिर्फ एक डेडिकेशन से, अब तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। अंदर से Dedication- मजबूती से बांध के आगे बढ़े। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जलजला मचाती है एकदम। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे मैं ऑर्गेनिक बबुल सर को मैं लाया था, तो मैंने उनको फिजिकल भी दी थी। हाँ। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो आज के डेट में जैसे मैं क्या, तीनों ब्रांच में मेरा बहुत अच्छा है। मतलब मुझे हो गया 8 साल से मैं तीनों ब्रांच पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हाँ हाँ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक दूसरे कोरिलेट है, कनेक्ट होता है। है, कनेक्ट है। यस। और फिजिकल भी आपकी कनेक्ट है, जैसे जिसकी थोड़ी सी अगर मैथ्स अच्छी है तो उसकी फिजिकल भी बहुत अच्छी बढ़िया है, होगी। बढ़िया है। अब ये होता है परसेप्शन है। एक्चुअली क्या होता है, लोगों ने, मैंने एक्चुअली काम सबसे ज़्यादा इसलिए और इस पर किया क्योंकि मैंने ये देखा कि बच्चे कहते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक हाँ। और इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री याद कर लो, ऐसा याद कर लो। लोग समझना नहीं हाँ, चाहते। मतलब अभी अगर हम स्पेशली नीट की बात करें जी। तो लास्ट 24 का अगर एग्ज़ाम छोड़ दें और उससे अगर पहले चले जाएं, 25 का भी छोड़ दें, तो मतलब पहले बड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते थे कि भरो देखिए और एक्चुअली सही क्या है हो ना, जाएंगे। हाँ। नीट में एक सबसे ज़्यादा क्या ना कि उनको ये सिखाया जाता है कि आप एक्चुअली रट डालिए। अब ये चीज़ें आप उसका स्लोगन बना लीजिए, आप उसको रट डालिए।
तो मैं ये कहता हूँ कि आप रटने से, आप जब तक आपका सोल क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके अंदर खुद का अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप डिलीवर कर ही नहीं पाओगे। तो आप पहले टॉपिक में पकड़ तो रखो, उसके लिए आप काम तो करो। उनको लगता है कि मैं रट डालूंगा, और जैसे एक्चुअली क्या होता है, कभी नीट के बच्चों से आप पूछो तो उन कहती बायो मेरी बहुत अच्छी है। क्यों? रीज़न है हाँ हाँ। क्यों? रटने वाला सब्जेक्ट है, बायो हर बच्चे का अच्छा है, तो आपका अच्छा होने से क्या फ़ायदा है? उससे तो कौन, हाँ भाई एग्जैक्टली। आप भी, मेन डिफरेंस क्रिएट जो करता है वो आपका करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, हाँ। तो रटना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि नीट के बच्चों, जैसे लास्ट ईयर पेपर ऐसा आ गया था, नहीं कर पाए बच्चे, क्यों? आपने रटने की कोशिश करी, आप रटना बंद कर दीजिए। उसका देखिए, जब तक आप किसी भी टॉपिक में आप इंजॉय नहीं करोगे, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। अब जैसे मैं दिन भर क्लासेस मेरी होती हैं, मैं दिन में 8 घंटे 9 घंटे खड़ा रहता हूँ, मैं अपने उस चीज़ में इंजॉय करता हूँ। तो मैं अगर ये सोच लूँ कि नहीं आज कल फिर 4 क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस, तो मैं फिर पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ बार बार मूव करती रहेगी। एक क्लास कितने घंटे की मतलब रहती है? 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे की। ब्रेक रहता है या कंसिस्टेंटली? नहीं, आधे घंटे का ब्रेक होता है। तो बैक टू बैक क्लासेस तो बहुत टफ हो जाता होगा। टफ तो हो जाता है, लेकिन फिर ये होता है कि लेकिन अच्छा भी लगता है। एक्चुअली आप उस चीज़ में इंजॉय कर रहे हैं, तो आप जिस चीज़ में इंजॉय कर रहे हैं आपको उस चीज़ में अच्छा लगेगा। अगर आपने ये सोच लिया तभी इतने साल हो गए मुझे पढ़ा, तो मैं आज भी इंजॉय करता हूँ। केमिस्ट्री को अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अगर किसी कोई स्टूडेंट इस चीज़ को समझना चाहे कि फॉर एग्जांपल उसको केमिस्ट्री नहीं आती, समझ में नहीं आती, उसके दिमाग में भी यही फीडेड है कि भाई रटना है तभी आएगी, तो वो क्या कनेक्ट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? उसको कैसे चीज़ों को समझना चाहिए ताकि वो पूरी केमिस्ट्री को समझ पाए कि एक्चुअली ये वो मैकेनिज्म वाला सब्जेक्ट है या बहुत आयन एक्सचेंज वाला सब्जेक्ट है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअली मेरा देखिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, अब जैसे केमिस्ट्री है, तो आप हम बच्चों से यही बोलते हैं कि आप मुझे ये बताइए ना कि आप जैसे ऑर्गेनिक है, सपोज करिए इनऑर्गेनिक है, हाँ हाँ। आप इनफाइनाइट रिएक्शंस को कैसे रट सकते हैं? नहीं पॉसिबल। नहीं, वो इनफाइनाइट है भाई। आप फॉर्मूले रट सकते हैं, लेकिन आप जैसे ऑर्गेनिक है, तो आपको ऑर्गेनिक को सीखने के लिए पहले उसकी मैकेनिज्म के बारे में आपको आना चाहिए। आप उसके पहले सोल तो क्लियर करिए कि क्या बंदा पूछ रहा है, कि किस लेवल पे चीज़ें को हमको क्वेश्चंस को चेंज कर, वो तो देखिए क्वेश्चंस चेंज करेंगे। तो मेरा ये मानना, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, तीनों सब्जेक्ट, तीनों टॉपिक, तीनों ब्रांच के लिए आपकी पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, आप नहीं सेलेक्ट होंगे। नीट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, एक्चुअली उनके दिमाग में एक ये होता है कि पेपर बहुत इजी आता है, तो पेपर इजी होता है मैं पढ़ लूँ। एक्चुअली हम लोग आईटीएंस होने के कारण तो क्या होता है ना कि एक, देखिए हम लोग के आईटी में तो ये होता है ना कि आप रट सकते ही नहीं है, कब तक रटेंगे आप? रटने का कंसेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब उसमें क्या होता है ना कि अब बच्चों को जब हम चीज़ों को समझाते हैं ना कि आप देखिए ये चीज़ें कहाँ से आई है, कुछ तो लॉजिक होगा ना। कोई साइंटिस्ट ने अगर सोचा होगा तो बिना उसमें तो हैपेंस होते हैं, ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। यस, हर चीज़ तो एक दूसरे से कोरिलेट है ना। आप पहले उस चीज़ को पकड़िए ना। जब आप उसको नहीं पकड़ोगे तो आज रटोगे कल भूल जाओगे। आपने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं। हाँ यस, मैंने मॉर्शन बॉयड के साथ एक बुक थी, मैंने उसके साथ भी काम किया है, मेरा नाम भी है। एक्चुअली मैं इंटरनेशनल बुक्स में भी मेरा काफ़ी कोलैबोरेशन चल रहा है, हुआ भी है, मेरी बुक्स भी पर्सनल हैं। जी। आज भी आपके पास, अगर हम यूपी में पूर्वांचल बेल्ट की बात करें, तो बहुत बच्चे आते हैं, ऐसा क्यों? बहुत आते हैं मेरे पास। एक्चुअली यूपी पूर्वांचल की बात ना करें, पूर्वांचल के अलावा भी मेरे पास हर जगह से बच्चा है। बस वही है ना कि एक्चुअली क्या होता है ना कि आज के टाइम में वही है कि आप किसी जगह से बच्चा अगर सेलेक्ट हो गया तो वो फिर रिकमेंड करता वहीं के लिए। तो जब वो रिकमेंड उसी के लिए करता तो फिर धीरे धीरे बच्चा वो मूव करने लगता है। तो आज की डेट में अगर हम संजीव राठौर क्लासेस की बात करें, तो उनके एलुमनाई में क्या क्या है? मेरे एलुमनाई में तो मैं ये कहूँगा कि क्या बोलो इसमें कि बहुत सारे आईआईटियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत IAS, डॉक्टर्स PCS हैं। हैं। यस, हाँ। बहुत सारे हमारे पास जो कई बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस भी हैं, जो आपके पीसीएस भी हैं। और मुझे आज भी याद है कि मेरा स्टूडेंट है, मैं जब मैंने स्टार्ट किया, शरद गिरी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 84 थी, उसमें आईएएस है। और बहुत से बच्चे बाहर है, यूएस में भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर। और डॉक्टरी तो मैंने अभी 6-7 साल से स्टार्ट किया। मुझे मज़ा इंजीनियरिंग में आता था, तो मैंने फिर मेरे मन हुआ कि यार अब इंजीनियर तो बहुत बना दिया, कभी अब डॉक्टर भी हमारे पास होने हाँ, चाहिए। मुझे मार्केट कभी की भी इमरजेंसी पड़े तो कम से कम हमारे इस पर इंजीनियर तो हम साथ देगा ही देगा। इंजीनियर से में ज़्यादा होता वो भी नहीं है,
इंजीनियर बन के मैं भाई मेरे पास कोई कंपनी तो है नहीं, लेकिन मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। एक चीज़ सर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को जैसे डॉक्टर बनना है फॉर एग्जांपल, तो उसको किस तरह के एथिक्स, डिसिप्लिन, क्या चीज़ें उसको डेकोरम बनाना पड़ेगा ताकि उसका सिलेक्शन हो। देखिए हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है। हर इस आप देखिए अगर मैनेजमेंट आपके पास अच्छा नहीं है तो आप चीज़ों को सरवाइव नहीं कर सकते हो। देखिए हर हर इंसान के अपनी लाइफ का एक मैनेजमेंट है। जैसे मैं हूँ चाहे आप हो, एक हर लाइफ का एक मैनेजमेंट है। मुझे क्या करना, मुझे गोल मालूम है, मेरा मेरा मुझे मालूम है इस गोल को मुझे अचीव करना हो कैसे करना है। दूसरी चीज़ ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये नहीं है कि आप पता लगा आप तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के साथ साथ मैं फेसबुक भी चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी चला रहा हूँ, व्हाट्सएप भी चला रहा हूँ, और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है स्टूडेंट को दूर होना चाहिए। और अगर आपके पास मैक्सिमम समय अपना जो फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी में करना चाहिए। आजकल बच्चों में क्या कमी दिखती है? बच्चों में आज की डेट में एक्चुअली क्या ना, वो मैं ये देखता हूँ कि जैसे मेडिकल के बच्चे उनको लगता है कि हर चीज़ एकदम से मुझे मिल जाए और मैं उसी को अचीव पढ़ना नहीं चाहता। आज की डेट में बच्चा, मैं ये देखना चाहता हूँ जो पढ़ने वाले होते हैं वो बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, और सिलेक्शन आज की डेट में बहुत ईजी है। देखिए हम लोग के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। हम लोग के समय में क्या होता था कि हम लोग को ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं थी। वही पुराना ज़माना था कि हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग को असाइनमेंट मिल जाते थे तो उसी के कुछ सोल्यूशन बनाना, नेट से हमें कोई मिलना नहीं था। अगर आज के स्टूडेंट अगर कहीं ना कहीं अगर सच में अगर अगर डिजिटल का यूज़ करना चाहे तो उसको बहुत बेनिफिट। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कोई पर, आप गूगल में डाल लीजिए, आपके पास सारा सोल्यूशन अवेलेबल है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, आप देख लीजिए ना। वो करना ही नहीं चाहता ना। जैसे पहले मतलब मेरे साथ में एक टीचर जिनसे मैं पढ़ा हूँ, तो उनके साथ में ये रहता था कि आंसर नहीं देखना पहले, अगर आंसर हाँ, देख यस, लोगे तो हम हाँ, ऐसे वैसे ही आंसर निकाल देते थे। यस। तो कहीं ना कहीं उससे प्रैक्टिस कमजोर हो जाती हाँ थी। एक्चुअली आपको जब मालूम है कि इसका आंसर पीछे ये सॉल्यूशंस दिए yes, रहते थे। तो आपको अगर ये मालूम है कि आंसर इसका ये, तो आपका दिमाग उसी फ्रेम जोन में चला गया कि मुझे किसी भी तरीके से उस आंसर जोन को निकालना है। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि मुझे अपने देखिए किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आप उस चीज़ को सही इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और सिलेक्शन आज की डेट में बहुत ईजी है अगर अच्छा है तो। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर जो बच्चे हैं, पहली बात तो आप प्रेशर मत क्रिएट करिए बच्चे पे, क्योंकि एक्चुअली गार्जियन भी होते हैं ना, कई होते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि नहीं तुम्हारा टेस्ट में क्या आया। अब उसको फ्री दीजिए कि उसको जो अचीव करना वो करने दीजिए। बस ये है कि थोड़ा सा वो इस बात पे ध्यान दें कि टीचर की क्वालिटी क्या है, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें हैं। रिजल्ट्स कैसे हैं? रिजल्ट कैसे है। थोड़ा सा अगर हम काकादो की तरफ वापस से आएँ, तो अगर काकादो को अगर अपनी पुरानी वो रैंक ओरिएंटेड वाला, रिजल्ट ओरिएंटेड वाला अगर वो छवि वापस से पानी होगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ के टीचर्स को? नहीं, टीचर्स तो देखिए आज भी मेहनत बहुत करते हैं। काकादेव के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर मेहनत नहीं कर रहे हैं। काकादेव के जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। वही हम ये कह सकते हैं कि आज के डेट में हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ जी। कि स्टूडेंट उस लेवल का नहीं जिस लेवल के हम लोग पास पुराने स्टूडेंट क्या करते थे। मेहनत आज भी करते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि शायद अब जो एक समय की डिमांड है, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि जिससे इस बच्चों का टाइम भी किल हो ना हो, और दूसरा मेरे हिसाब से एक ही प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे टीचर्स भी अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाए एक ही Yes, जगह sir. सारे अच्छे सब्जेक्ट्स टीचर हो का, जाए। उससे एक टीम वर्क भी अच्छा होगा मुझे जी हाँ, लगता है। हम तो बच्चों को मैनेज देख सकते हैं, उसका टाइम मैनेजमेंट देख सकते हैं, उस बच्चे के अंदर क्या कहाँ पे वो लैकिंग है उसके अंदर। भाई होता क्या, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपने केमिस्ट्री में देख लिया ठीक है ये बच्चा यहाँ लैक कर रहा है। अब मैथ और फिजिक्स में ने भी अगर मान लीजिए सपोज करिए इन केस नहीं दिखा तो वो बच्चा धीरे 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 खराब होता चला गया। तो तीनों सब्जेक्ट से ये फायदा होता है कि बच्चे की कहाँ कहाँ पे वीकनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता। बस अगर आपके नज़रिए से पूछें कि इंडिया की सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल के लिए कौन सी है, देखिए मैं अगर बात करूँ या एक अच्छी कोचिंग होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए मैं अगर देखा जाए, मैंने मेडिकल के लिए मैं अगर सबसे अच्छी अगर बात करूँगा तो एलन कोटा, क्योंकि फिर वही बात कहूँगा मैं वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं अचीवर्स बैच में कुछ हैं जो आईटी कानपुर के बंदे हैं। जैसे एनएमएस ने तो छोड़ दिया, नीलमणि से तो वहाँ बहुत बड़ा फेमस बहुत फेम टीचर है।
वो क्या करते हैं, मैंने उनका एक पढ़ाने का जो पैटर्न देखा कि उन्होंने क्या किया, बच्चे जैसे 50 बच्चे 60 बच्चे, उन्होंने उस बच्चे को अलग कर दिया। और वहाँ देखिए पढ़ा कौन रहा है, आईआईटी के कानपुर के बंदे, और वो उस लेवल पे पढ़ाते हैं कि जिससे हर कॉन्सेप्ट वो बच्चे को क्लियर कर देते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, बच्चों पे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। और दूसरा मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो टेस्ट सीरीज है ऑल ओवर इंडिया, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। बच्चों हर को देनी तरीके अगर बच्चे ने उनके टेस्ट सीरीज लगा ली, सारे प्रॉपर टेस्ट, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, थोड़ा सा बाकी जो अदर कॉरपोरेट्स हैं इंक्लूडिंग एलन, हाँ मैं सारे कॉरपोरेट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने एलन कोटा लगा दिया था, तो अगर हम कोटा हटाते हैं, उसके बाद का जो मार्केट सिनेरियो जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जी हाँ, तो क्या उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिखती नहीं है? हो सकती। देखिए एक्चुअली क्या ना, वो फ्रेंचाइजी है। हाँ एक्चुअली जो आप ऐसे देखिए ना, जैसे कोई मान लीजिए जो मेन टीचर होगा, हाँ हाँ तो वो एक ही जगह सेंट्रलाइज होगा। हाँ। अब जैसे कोटा में, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एलन स्टार्ट किया, तो वहाँ जितने अच्छे टीचर्स हैं वो एक ही जगह सेंट्रलाइज हैं। और कुछ जगह मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, अदर जैसे देखा मैंने, तो वो एक तरीके से एक तो सैलरीड कम है। देखिए कोई जो अच्छा टीचर होगा, रिनॉट टीचर होगा, तो वो हाई सैलरीड पे होगा। आप अगर किसी फ्रेंचाइजी को आप दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस लेवल पे आप पे नहीं करेंगे। अगर सर थोड़ा सा कॉरपोरेट्स की बात करें, बहुत सारे कॉरपोरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आजकल क्या है कि नई टी शर्ट बनाओ, टीम बनाओ, हर साल नई नई टीम्स बनती हैं। एक तो ये, और दूसरा क्या टीचर्स का रिसेशन का दौर शुरू हो गया है। एक दौर था तो इसी का जो कोचिंग मंडी में करोड़ों के पैकेज मिलते थे, क्या आज भी मिलते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे पहले थे कि आज भी जैसे जो करोड़ों के पैकेज कमा रहे हैं, टू बी ऑनेस्टली वो किसी के नहीं जाना चाहिए और जाएंगे ही नहीं। जैसे हम लोग आज भी जो इंडिविजुअल चला रहे हैं, कुछ लोग हैं काका लोग में, वो कितना भी ऑफर मिले, उन्होंने कहा भी हमसे कि मर्ज कर लीजिए आप मेरे साथ, मैं आपको इतना ऑफर दूंगा, मैं तो जब हम लोग ऑलरेडी इतना कमा रहे हैं, तो हम लोग तो पहली बात तो नौकरी, आप किसी की ब्रांडेड टीचर अपना ब्रांड खत्म करके पढ़ाएंगे तो वो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा मेरा जहाँ तक मानना है कि इंडिविजुअल जो खुद पढ़ाना है, जो सेटिस्फैक्शन होता है अपने काम में, वो फिर कहीं नहीं है। क्योंकि हम ये, मुझे मालूम है कि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप नौकरी करके वो चीज़ डिलीवर्ड करेंगे, और जो अपने बच्चे को एक अपना बच्चा मान के जो डिलीवर्ड करेंगे, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आपकी कोचिंग की बात करें तो उसमें क्या क्लासरूम साइज रहता है, कितने बच्चे बैठते हैं? देखिए हम लोग अब समय को देखते हुए, जैसे हमारा हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से 150 के अप्रॉक्सीमेट 200 के अच्छा। बस। और बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं? हाँ यस, जैसे कोई गुड रैंकर है हाँ, या जो कोई बच्चे नियर अबाउट अच्छे रह हैं, गया है? जी हाँ, जो अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। तो भाई आज का पॉडकास्ट यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट को जिसने भी सुना होगा पूरा, बहुत इंस्पिरेशनल है कि बहुत एक उस जगह से शुरू करना जहाँ पे 350 रुपये पैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करने के लिए नहीं थे, और तब से लेके अभी संजीव राठौर क्लासेस जो एक बड़ा ब्रांड बना, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो मुझे लगता है टॉप 100 के अंदर सर कोई भी रैंक रह नहीं गई होगी जो आपने नहीं दी। और एक वो भी दौर रहा जिसमें बच्चों को बहुत बढ़ाया, 500-600 का क्लासरूम एक थिएटर वाली स्टाइल में भी रहा, और बहुत सारे सजेशंस भी सर ने दिए हैं, पेरेंट्स को दिए, स्टूडेंट्स को दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ लर्निंग मिलेगी, और आप भी अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करें, और नीट 2026 में जोरों शोरों से लगो और अच्छे से सिलेक्शन पाओ। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस है मेरी आप सभी के साथ में।